So critical change scheduling, it is another technique that addresses the challenge of meeting or beating project finish dates, is an application of the theory of constraints. Mean to say that ये भी हमारे पास एक टेक्निक है जो कि हमारे प्रोजेक्ट की फिनिश डेट्स को आइडेंटिफाई करना या किस तरह से हम इफ़ेक्टिवली अपने प्रोजेक्ट को एंड जो हमने स्केड्यूल बनाया है या स्केड्यूल जो बनाना है उसको हम फिनिश डेट्स तक कैसे लेके जा सकते हैं, उसके दौरान ड्यूरेशन कितना लगेगा. स्केड्यूलिंग वर्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड डिसाइडिंग द टाइम ऑफ फिनिश टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, तो ये बेसिकली एक कंस्ट्रेंट जिसको उसने नाम दिया क्रिटिकल चेंज स्केड्यूलिंग का. द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट इज़ द मैनेजमेंट फिलॉसफी डिवेलप्ड बाय, ये एक साइंटिस्ट का नेम है, अभी मुझे नेम लेना नहीं आ रहा ये क्या है वैसे. ठीक है, लेकिन हमने ये थ्योरी नहीं करनी है व्हाटएवर जो भी है, लेकिन स्केड्यूलिंग के रिलेटेड हमारा प्रॉपर यही है कि क्रिटिकल चेन मेथड या क्रिटिकल चेन स्केड्यूलिंग क्या है, आया कि ये क्रिटिकल पाथ से ज़्यादा बेटर है या वो टेक्निक क्या थी. उसमें हमने देखा कि किस तरह से टोटली डिफरेंट टेक्निक्स लाइक क्रैशिंग को देखा, फॉरवर्ड पास को देखा कि उसके अंदर ये टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं यूजिंग अर्ली स्टार्ट, अर्ली एंड लेट स्टार्ट, लेट एंड. नहीं, अभी हमने ये नहीं कहा कि बेटर है, मैंने कहा हम चेक करते हैं आया कि ये बेटर है या नहीं है. ठीक है, ओके. अ मेथड ऑफ स्केड्यूलिंग, यहाँ से इसकी मेन वो ऊपर वाला थ्योरेटिकल पोर्शन था उसको आप स्किप चाहे कर दें, करना है. अ मेथड फॉर स्केड्यूलिंग दैट कंसिडर्स लिमिटेड रिसोर्सेज. ये मेन पॉइंट आ गया यहाँ पे कि जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो ये मेथड यूज़ करते हैं. व्हेन क्रिएटिंग अ स्केड्यूल एंड इंक्लूड बफर टू प्रोटेक्ट द प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट इज कॉल्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हम इसके अंदर बफर को यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए. अब बफर क्या है नीचे उसके बारे में भी हमने डिस्कस करना है अभी. मीन टू से डैट की डेफिनेशन यहाँ तक क्लियर होती है कि प्रोजेक्ट के स्केड्यूल को जब हम लिमिटेड रिसोर्स के साथ प्लान करने जा रहे हैं और उसके अंदर, ठीक है, हम किसी बफर को यूज़ करने जा रहे हैं, तो वो टेक्निक हमारे पास क्रिटिकल चेन स्केड्यूलिंग की टेक्निक है. So an important concept in critical chain scheduling is the availability of scarce resources. कम resources या low resources, या हमें resources का डर होता है कि कभी कहीं हमें हमारे पास limited resources इतने ना हों कि हमारे project की deadline को meet करने में हमें problem या hurdle आ जाए. So some projects cannot be done unless a particular resource is available to work on one or several tasks. क्योंकि कुछ project ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर हमें पर्टिकुलर कोई रिसोर्स अवेलेबल ना हो. ओके, सो तो हम बात कर रहे थे कि अगर कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज किसी प्रोजेक्ट को अवेल ना हो तो वो प्रोजेक्ट फेल हो सकता है उसके कुछ टास्क प्रॉपरली वर्क ना करें या परफॉर्म ना हो. सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ आर टेलीविजन नेटवर्क वांट टू प्रोड्यूस अ शो सेंटर्ड अराउंड अ पर्टिकुलर सेलिब्रिटी, इट मस्ट फर्स्ट चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट सेलिब्रिटी. ठीक है, अगर वो सेलिब्रिटी ही अवेलेबल नहीं होगी तो वो शो जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा. सो एज अनदर एग्जांपल, इफ़ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इक्विपमेंट इज नीडेड फुल टाइम टू कंप्लीट ईच ऑफ टू टास्क दैट वर ऑर्डिनरली प्लान टू अकर साइमल्टेनियसली, तो क्रिटिकल चेन स्केड्यूलिंग एक्नॉलेजेस दैट यू मस्ट आइदर डिले वन ऑफ दोज टास्क अनटिल द इक्विपमेंट इज अवेलेबल. बस इस बात को समझे हैं. कहता फॉर एग्जांपल 2 टास्क आपने परफॉर्म करने हैं और दोनों को फुल टाइम वो रिसोर्स चाहिए एट द सेम टाइम, तो फिर स्केड्यूलिंग ये वाला जो क्रिटिकल चेन स्केड्यूलिंग है ये क्या करेगी, उनमें दोनों में से एक को ही वो रिसोर्स मिल सकेंगे एट द टाइम, दूसरे को वो वेट करवाएंगे, डिले होगा उसमें. एंड अवेलेबल आर फाइंड अनदर पीस ऑफ रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू मीट द स्केड्यूल, या फिर उसी तरह का सेम रिसोर्स उसको वो फिल करेंगे, उसको अरेंज करेंगे, या फिर एक को डिले करना पड़ेगा. So other important concept related to the critical chain scheduling include the multitasking, attempt to minimize multitasking. Multitasking का आपको पता है जब हम एक टाइम पर ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं. So when a resource works on more than one task at a time, so people are assigned to multiple tasks within the same project or different tasks on multiple projects. और एक बंदा प्रोजेक्ट टीम में भी या वैसे एक बंदा एक वक्त में मल्टीपल जगहों पर काम कर रहा होता है. ठीक है, तो वो मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर रहा है, यानी कि एक अब फॉर एग्जांपल डिज़ाइनर है या एक डेवलपर है,
तो वो ऐसा पॉसिबल है कि फॉर टाइम बीइंग वो 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, तो उसने अपना स्केड्यूल उसके अकॉर्डिंगली मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर उसने कुछ यहाँ पर चीज़ें ऐड की हैं, लाइक समवन असाइन टू 3 टास्क। ये यहाँ से आपने इस चीज़ सारे क्रिटिकल चेन वाले को अंडरस्टैंड कर लेना है। कहते समवन असाइन टू 3 टास्क, किसी को 3 काम करने के लिए दिए गए, दिस कैन एक्चुअली डिले द कंप्लीशन ऑफ टास्क एज कंपेयर टू वर्किंग ऑन ईच टास्क इन सीक्वेंस। कहते हैं कि सम टाइम क्या होता है कि किसी को अगर 3 टास्क असाइन किए गए हैं ना, हो सकता है कि उसके अंदर कुछ डिले आ जाए टास्क को कंप्लीट करते वक्त, तीनों टास्क के कंप्लीशन में कुछ डिले आ जाए। अगर उनको सीक्वेंस में किया जाए तो शायद वो जल्दी हो जाते। सो मल्टीटास्किंग आल्सो ऑफन इन्वॉल्व्स वेस्टेड सेटअप टाइम विच इंक्रीजेज टोटल ड्यूरेशन। ठीक है, अब ये देखें फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 2 सिनारियो हैं, विदाउट मल्टीटास्किंग ये हो रहा है और विदाउट दोनों, ये विद मल्टीटास्किंग है और ये विदाउट मल्टीटास्किंग है। यहाँ पर भी 3 टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 1। अब ये जो है विद मल्टीटास्किंग, देखिए उसने टास्क 1 स्टार्ट किया, 5 डेज उसके ऊपर वर्क किया और 5 डेज फिर टास्क 2 पे, फिर 3 डेज जो है 5 डेज टास्क 3 पे और देन टास्क 1। अब यहाँ पर आके यहाँ पर उसने एरो लगाया हुआ है 20 डेज के बाद फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो रहा है, यानी कि टास्क जो 1 था, ठीक है, वो 10 डेज में कंप्लीट होना था और वो 20 डेज के बाद आके कंप्लीट हो रहा है। यानी कि ये देखें अगर वो विदाउट मल्टीटास्किंग कर रहा है तो उसने ऊपर कहा ना कि अगर वो सीक्वेंस में करे तो हो सकता है वो जल्दी हो जाए। तो ये देखें अगर वो सीक्वेंस में करता तो ये तो 10 डेज का टास्क था और यहाँ पर 10 डेज में हो रहा है। और अगर वो मल्टीटास्किंग में लेके चल रहा है, इधर भी कर रहा है उधर भी कर रहा है, जो कहते हैं ना टेंशन डिवाइड हो जाती है, तो टाइम कुछ ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर 10 डेज में होने वाला टास्क 1 यहाँ पर 20 डेज में हो रहा है। ठीक है, और ये देखें टास्क 2 की अगर बात करें तो टास्क 2 यहाँ पे आके 25 डेज में कंप्लीट हो रहा है। पैरेलल चल रहा था ना 5 डेज यहाँ पे, यानी कि इन सारे टाइम्स को अंदर काउंट किया जाएगा। तो मल्टीटास्किंग के साथ काम करना ऑफन टाइम टेकिंग होता है व्हाइल मैनेजिंग द प्रोजेक्ट्स। तो ये इसी चीज़ को यहाँ नहीं, टोटल तो ये भी 30 में हो रहे हैं। अगर इंडिविजुअल टास्क को देखें, अगर नहीं पैरेलल तो चल रहे हैं, लेकिन अगर वो एक टास्क को फुल डे देता है देन वो टास्क जल्दी कंप्लीट होगा ना। अगर वो 1/2 डे उसको दे रहा है, हाफ डे उसको दे रहा है, इसमें तो ये तो मल्टीटास्किंग आ गई। तो जब मल्टीटास्किंग आएगी तो जब अगर वो फुल डे एक ही टास्क को देगा, जो टास्क 5 डेज में कंप्लीट होना है वो 2 और 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, कंप्लीशन ओवरऑल कंप्लीशन टाइम तो सेम है। देखिए ना विदाउट मल्टीटास्किंग एग्जैक्टली, यह देखिए ना विद मल्टीटास्किंग आप देखें कि एक टास्क पे कितना टाइम लग रहा है, 20 डेज फर्स्ट टास्क पे, और इवन कि उसके लिए डेज कितने चाहिए थे, जस्ट 10 डेज। अगर वो हम विदाउट मल्टीटास्किंग करते तो उस पर 10 डेज लग रहे थे। बाकी जो अगर देखा जाए ओवरऑल उन टास्क तीनों की कंप्लीशन वो सेम टाइम पे हो रही है, 30 डेज में ही हो रही है। अब ये तो हमने 3 एग्जाम्पल देखी है ना। वैसे जो प्रोजेक्ट्स में काम चल रहे होते हैं एट द सेम टाइम देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, इतने ज़्यादा टास्क होते हैं एक बंदे के पास, तो उस सिचुएशन में तो वो ज़्यादा डिफरेंस आएगा डेज का, या ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा सा यहाँ से अंडरस्टैंड नहीं समझ आई, पूछें आप। अनिला यहाँ से रीड करें। अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द क्रिटिकल चेनिंग, यहाँ से मल्टीटास्किंग की समझ आएगी आपको। Other important concept related to the critical chain scheduling include multitasking, attempt to minimize multitasking। मतलब कि ये एक कॉन्सेप्ट कहता है यहाँ हम डायग्राम्स में ये डिफरेंस उसने बताया है कि जब हम एक मल्टीटास्किंग के साथ काम करते हैं
इंडिविजुअली उसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। मतलब कि मल्टीटास्क के साथ काम कर रहे हैं तो एक टास्क 20 डेज में जाके कंप्लीट हो रहा है। हमने तो ये देखना है कि फर्स्ट टास्क यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, इसके ऊपर 20 दिन लग गए हैं। अब उस टास्क की बेस के ऊपर किसी और बंदे ने कोई काम करना है, वो डिले होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं, आप ये चीज़ नहीं देख रहे। आप देखें, अब उसने फॉर एग्जांपल आप आज एक काम स्टार्ट करती हैं, आप आज पहले टास्क को टाइम दे रही हैं, अगले दिन आपने दूसरा टास्क स्टार्ट कर लिया, लेकिन पहले का टाइम ड्यूरेशन तो बढ़ गया ना। जब हमने कल अर्ली स्टार्ट और नेक्स्ट एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट देखा था, हमने कहा था कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कितना ड्यूरेशन है, वो ऐड करके नेक्स्ट का अर्ली स्टार्ट आ रहा था। अब अगले जो टास्क हो रहे हैं उनका भी टाइम उसमें ऐड हो गया कि ये एक्टिविटी जो आगे लॉन्ग रन तक जा रही है उनका ड्यूरेशन भी उसके अंदर ऐड हो गया। ये एक बंदे को 3 टास्क साइन किए गए। अब फॉर एग्जांपल टास्क 1 की बेस के ऊपर कोई और काम होना था, टास्क 1 की बेस के ऊपर या उस रिसोर्स की बेस के ऊपर कोई और काम होना था, वो रिसोर्स फ्री ही 20 डेज के बाद जाके हो रहा है। लेकिन अगर वो विद आउट मल्टीटास्किंग करते तो वो 10 डेज के बाद रिसोर्स फ्री हो रहा था। वो 20 पिछले काउंट होंगे, टास्क 2 कंप्लीट जाके आगे हो रहा है, 25 डेज में टास्क 2 जाके कंप्लीट हो रहा है, 30 डेज में हो रहा है। एग्जैक्टली जी, टास्क 2 20 डेज में हो रहा है, टास्क 2 कंप्लीटेड आफ्टर 20 डेज। हाँ जी, काउंट होना है ना, यही तो बात है। 20 30 आप अनिला आप ओवरऑल टाइम को देख रही हैं, ठीक है ना। लिसन, आप देखें, आप ओवरऑल टाइम को देख रही हैं कि 30 डेज में दोनों कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज की, क्योंकि क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग में रिसोर्सेज मेन पॉइंट है, ऊपर हमने देखे आए। अब एक टास्क रिसोर्स यूज़ कर रहा है टास्क 1, अब जो 20 डेज बाद फ्री होगा और एक टास्क 1 10 डेज में कंप्लीट होकर रिसोर्स तब फ्री हो रहा है, मैटर करेगा कि नहीं करेगा? इस सेंस में हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल नहीं देख रहे। ओवरऑल तो 30 डेज ही लग रहे हैं, स्टार्ट और एंड डेट। ये देखो ना, क्रिटिकल पाथ मेथड हम जब देख रहे थे, हम जो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट, तो हमने तब भी कहा था कि थोड़ा सा लेट स्टार्ट भी हो तो कंप्लीशन डेट तक पहुंच जाता है, एक सिनेरियो हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर चूंकि रिसोर्सेज की बात हो रही है, उसने लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करना है। रियल लाइफ से एग्जांपल दूँ आपको, फॉर एग्जांपल आप अपनी ही एग्जांपल ले लें, आप प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं कोई, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल रियल वर्ड से देता हूँ आपको। आप एक टेलर के पास जाते हैं, आपने कुछ ड्रेस स्टिच करवाने हैं, अब उसके पास सिर्फ आपका ड्रेस नहीं है, आपको उसको कहता है जी नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा। अब उस एक वीक में वो कितने ड्रेसेस स्टिच करता है, उन सारे स्टिचेस का भी टाइम अंदर काउंट कर लिया उसने, आपको एक वीक बाद मिला, हालांकि आपका ड्रेस तो मे भी उसने 2 घंटे में स्टिच कर लिया हो। समझिए बात को, तो वो टाइम सारा काउंट किया, आपके लिए वो एक वीक में सिला है, आपके लिए उसके लिए ड्यूरेशन 1 वीक है कि 1 वीक लग गया है। ओके, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के लिहाज से ओके हो गया। अब नेक्स्ट कहते हैं, एज एन एसेंशियल कॉन्सेप्ट टू इंप्रूव द प्रोजेक्ट फिनिश डेट्स द क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग इज टू चेंज द वे पीपल मेक टास्क एस्टिमेट्स। तो कहते हैं जी ये ज़रूरी है कि हम जो क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग है इसमें ये चीज़ चेंज करें कि लोग किस तरह से टाइम को एस्टिमेट करते हैं। सो मैनी पीपल ऐड आ सेफ्टी और बफर। यहाँ पर आप देखें, हमने डेफिनेशन में 2 चीज़ें देखी थी, एक तो रिसोर्स की लिमिटेशन और दूसरा बफर। अब यहाँ पर बफर को अंडरस्टैंड करेंगे। बफर क्या होता है? बेसिकली एडिशनल टाइम टू कंप्लीट अ टास्क, यानी कि बफर में कुछ गुंजाइश यूँ समझ लेंगे रखी जाती है टाइम की। बफर मेमोरी है, मतलब कि थोड़ा सा टाइम
इसके अंदर एडिशनल रखा जाता है। टू एन एस्टिमेट टू अकाउंट फॉर वेरियस फैक्टर्स। अब देखें, अब जैसे हमने कल भी बात की थी कि टाइम थोड़ा सा मार्जिन के साथ रखा जाता है, तो यूँ समझ लें कि ये जो मार्जिन है ये बफर है कि जिसके अंदर टाइम रखा जाएगा कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं, चाहे रिसोर्सेज की लिमिटेशन की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से जिससे टाइम ज़्यादा लग सकता है, वो टाइम बफर से मैनेज हो जाएगा, वो टाइम बफर से मैनेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब ये टेलर वाली एग्जांपल दी थी, वो 1 वीक का टाइम नहीं देता, वो आपको कहता है जी 10 डेज़ में मिलेगा। आप कहेंगे क्यों, लास्ट टाइम तो आपने मुझे 1 वीक में स्टिच करके दे दिया था। तो आप कहें, वो आपको ये कहेगा कि आजकल जो है लाइट ज़्यादा जा रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मार्जिन रख के आपको टाइम दिया है। वो जो 3 डेज़ है वो बफर है। तो ये उसने ये किया, टू एन एस्टिमेट द अकाउंट फॉर वेरियस फैक्टर्स, मुख्तलिफ फैक्टर्स को अंदर अकोमोडेट या एस्टिमेट करने के लिए बफर को यूज़ कर सकते हैं। सो दीज फैक्टर्स इंक्लूड द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द मल्टीटास्किंग। ये देखें, वो फैक्टर बफर में कौन सा स्टोर होंगे जो ऊपर मल्टीटास्किंग की वजह से जो टास्क में डिले हो रहा है, या डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, या इंटरप्शंस की वजह से, या फियर दैट एस्टिमेट्स विल रिड्यूस्ड एंड मर्फी लॉ। अब ये मर्फी लॉ भी इसका मतलब एक फैक्टर है, ठीक है। ये मर्फी लॉ क्या कहता है, स्टेट दैट इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल, अगर कुछ गलत हो सकता है तो उसको मैनेज भी करना है, तो उसके लिए बफर यूज़ किया गया है। मर्फी लॉ कहता है कि हमारे काम करने में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अक्सर हमने प्लान कुछ और किया होता है, जैसे मैं अभी एग्जांपल दूँ, मैं घर से प्लान ये था कि जाके फर्स्ट IT थर्ड के साथ लेक्चर है और मैंने वो उसकी PPTs प्रिपेयर की हुई थी, आगे प्रोजेक्टर नहीं था, ठीक है। तो मतलब फैक्टर है ना, मेरे माइंड में तब ये चीज़ नहीं थी, मुझे तो ये था प्रोजेक्टर अवेलेबल होगा। तो मर्फी लॉ इस चीज़ को स्टेट करता है कि बाय डूइंग समथिंग कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो सो क्रिटिकल चेन स्केड्यूलिंग रिमूव्स बफर फ्रॉम इंडिविजुअल टास्क and instead creates a project buffer which is time added so critical chain scheduling removes buffers from individual tasks, अलग-अलग टास्क कहता है बफर रिमूव करेगा, and instead creates a project buffer, यानी कि इसकी बजाय वो पूरे प्रोजेक्ट का बफर प्रिपेयर करेगा, बजाय इसके कि अलग-अलग टास्क के साथ बफर ऐड करे, पूरे प्रोजेक्ट का एक बफर यूज़ करेगा एंड बिफोर द प्रोजेक्ट ड्यू डेट, और वो भी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट उसके अंदर अकोमोडेट होगी। इस बात को ज़रा समअप करूँ, अलग-अलग टास्क के साथ बफर रखने के बजाय कि इस टास्क में इतना बफर ऐड कर दें, इस टास्क में इतना बफर, किस में ये फैक्टर आ सकता है, वो ओवरऑल प्रोजेक्ट का बफर ऐड करता है। ओके, क्रिटिकल चेन स्केड्यूलिंग आल्सो प्रोटेक्ट टास्क ऑन द क्रिटिकल चेन फ्रॉम बीइंग डिलेड बाय यूजिंग फीडिंग बफर which consist of time added before task on a critical chain if they are preceded by the other task that are not on the critical path। अब ये बात भी समझ नहीं आई होगी, किसको नहीं आई? उसने सिंपली ये बात की है कि फीडिंग बफर की कि इसके अंदर कुछ टाइम ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, किन टास्क के ऊपर जो क्रिटिकल चेन में टास्क आ गए हैं उन पर, अगर उन टास्क में से कोई डिले होता है, यानी कि वो वाला टास्क डिले होता है जो कि क्रिटिकल पाथ में नहीं है। फीडिंग बफर इज अ बफर इन विच, जिसके अंदर कुछ टाइम ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब कि क्रिटिकल चेन के टास्क में इफ दे आर प्रोसीडेड बाय अदर टास्क, उनकी बेस के ऊपर कोई और टास्क भी होने होते हैं जो कि क्रिटिकल पाथ का हिस्सा हैं, ठीक है, जो कि क्रिटिकल पाथ का हिस्सा है, सॉरी जो कि क्रिटिकल पाथ का हिस्सा नहीं है, सॉरी जो कि क्रिटिकल पाथ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो क्रिटिकल पाथ का हिस्सा नहीं है उनमें टाइम अगर ऐड कर भी दिया जाए तो कोई इशू नहीं है, क्रिटिकल पाथ तो लॉन्गेस्ट पाथ है, वो इसी में मैनेज हो जाएगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन की डेट के अंदर अंदर आ जाता है। ओके, अब ये आप स्किप कर दें, पार्किंसन लॉ, अब ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है, इजी हो जाएंगे आप। इसमें से ना जो हमने भी ये मेथड देखा है चेन वाला, क्रिटिकल चेन स्केड्यूलिंग वाला, इसमें जो मेन इसकी डेफिनेशन में चीज़ें आ रही हैं ना, एक तो रिसोर्सेज को लेके डायग्राम, और दूसरा बफर, ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको आता है ना, आपने डिफाइन करना है, इसको डिफाइन करने के बाद रिसोर्सेज की एग्जांपल ये डायग्राम्स वाली बन रही है,
और बफर की एग्जांपल जो नीचे हमने देखी जस्ट, ठीक है। और ये जो मर्फी लॉ या नीचे वाली चीज़ें अगर ना भी करें तो वो इस टेक्निक से हट गए हैं, कोई मसला नहीं है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, पर्ट, जिसको सिंपली बोला जाता है पर्ट टेक्निक। और इसको पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़, ठीक है। सो इसको सीखते हैं। व्हेन देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जब, अबाउट द इंडिविजुअल एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेट्स, हमें एग्जैक्ट कहते हैं ना सर्टेनिटी नहीं है कि कौन सी एक्टिविटी कितने टाइम में कंप्लीट होगी। फॉर एग्जांपल देयर इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द इंडिविजुअल एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टिमेट्स, द नेटवर्क एनालिसिस प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जिसको पर्ट बोला जाता है, कैन बी यूज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये क्लियर हो गया कि ये टेक्निक कब यूज़ करनी है, कब करनी है, जब हमें अनसर्टेनिटी है कि एक्टिविटी का ड्यूरेशन एस्टिमेट क्या है, ठीक है। अनसर्टेनिटी जब हो तो तब ये टेक्निक यूज़ की जा सकती है, जब हमें पता नहीं है, हाँ जी, श्योर ना हो, गैर यकीनी सिचुएशन हो कि ये एक्टिविटी इतने टाइम में कंप्लीट होगी, कितने में होगी, कितने में होगी, सो अनसर्टेनिटी इस मीन में आता है जब हमें पता नहीं है, जब हम श्योर नहीं है। ओके, सो पर्ट अप्लाइज द क्रिटिकल पाथ मेथड। पर्ट जो है कहता है क्रिटिकल पाथ मेथड अप्लाई करता है टू द वेटेड एवरेज ड्यूरेशन एस्टिमेट्स, मतलब कि क्रिटिकल पाथ के अंदर जो ड्यूरेशंस होते हैं ना, उनको उनकी बेस के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। पर्ट अप्लाइज क्रिटिकल पाथ मेथड टू अ वेटेड एवरेज ड्यूरेशन एस्टिमेट्स, दिस अप्रोच वाज डेवलप्ड एट अबाउट द सेम टाइम एज क्रिटिकल पाथ मेथड इन द लेट 1950s एंड इट इज also uses network diagram भी यूज़ करता है, which are still sometime referred to as PERT charts। मतलब कि इसके अंदर अगर हम क्रिटिकल पाथ मेथड को यूज़ करके नेटवर्क डायग्राम को यूज़ करते हैं, उसको हम PERT चार्ट बोलते हैं। PERT uses probabilistic time estimates। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चांसेस, पॉसिबिलिटी कि आया कि ये इतनी देर में कंप्लीट हो सकता है, या इस तरह का प्रोजेक्ट था, ऐसी ही एक्टिविटी थी, वो इतनी देर में कंप्लीट हुई थी, यानी कि इतनी देर में कंप्लीट होने के चांसेस हैं। जब भी प्रोबेबिलिटी की बात आती है आपके मन में चांसेस आ जाना चाहिए, ठीक है, अक्रेंस होगा या नहीं होगा, या इतने परसेंट हो सकता है। जैसे डाइस होता है लूडो का, तो उसमें अक्रेंस के चांसेस क्या हैं, 6, मतलब कि 1 आने के भी 6 चांसेस हैं, 2 आने के भी 6 चांस, मतलब कि 6 में से ही होना है, ओवरऑल 36 हो जाएगा। सो ये देखें 36 6 में से एक, 6 में से एक, 36 नहीं, कॉइन होता है ना 1/2, 2 में से कोई एक आना है, 2 चांसेस हैं, उनमें से कोई एक आना है, वो प्रोबेबिलिटी होगी 1। सो ये कहते हैं कि पर्ट प्रोबेबिलिस्टिक टाइम एस्टिमेट्स, ये वाला टेक्निक यूज़ करता है। ड्यूरेशन एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन यूजिंग ऑप्टिमिस्टिक, ये देखें आगे बात, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक एस्टिमेट्स ऑफ एक्टिविटी ड्यूरेशन। इसका क्या मतलब है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा तो ये टाइम, एवरेज होगा तो ये टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा तो ये 3 चीज़ें, ऑप्टिमिस्टिक सबसे कम टाइम, मोस्ट लाइकली एवरेज, एंड पेसिमिस्टिक ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन, ये हो सकता है, ठीक है। सो इंस्टेंट, यानी कि हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी है कि 3 हम मतलब चांसेस अवेल हो रहे हैं। एक तो हमारे पास हो गया ऑप्टिमिस्टिक, एक हो गया मोस्ट लाइकली, और तीसरा हमारे पास पेसिमिस्टिक। सो इंस्टेड ऑफ वन स्पेसिफिक आर डिस्क्रीट ड्यूरेशन एस्टिमेट एज क्रिटिकल पाथ मेथड डज, यानी क्रिटिकल पाथ मेथड में हमारे पास एक ड्यूरेशन होता है एक्टिविटी का, लेकिन यहाँ पर 3 हमारे पास आ गए। यहाँ पर कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ 1, यहाँ पर डिस्क्रीट है। सो यू कैलकुलेट अ वेटेड एवरेज फॉर द ड्यूरेशन एस्टिमेट ऑफ ईच प्रोजेक्ट एक्टिविटी यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। ये उसने फार्मूला दिया, यानी कि हम किसी भी एक्टिविटी का वेटेड एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो उसका ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन टाइम है प्लस 4 मल्टीप्लाई मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक, यानी कि कम टाइम, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करके उसका एवरेज टाइम, और प्लस उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना लग सकता है डिवाइडेड बाय 6। ये एक फार्मूला है जो कि इस पर्ट टेक्निक के लिए यूज़ किया जाता है,
तो इसके अंदर मेन चीज़ ये है, इसका अक्सर ना छोटा सा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, आपको टाइम गिवन होता है कि एक एक्टिविटी है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम उस पर इतना लगेगा और उस मोस्ट लाइकली टाइम इतना लगेगा एंड पेसिमिस्टिक टाइम इतना लगेगा, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू पर्ट व्हाट विल बी द एक्टिविटी ड्यूरेशन। तो आपको फार्मूला आता होगा, आप जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, आप उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन फाइंड कर लेंगे इजीली। ये देखें, अब ये एक्टिविटी एक फॉर एग्जांपल एक वर्क उसने ऊपर, मैंने थ्योरी ऐड नहीं की कि एक काम है वो 8 वर्क डेज, उसका कौन सा टाइम है कम से कम, और मोस्ट लाइकली उसका 10 वर्क डेज हैं, और उसका ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा से ज़्यादा पेसिमिस्टिक 24 वर्क डेज हैं, और जो इसका पर्ट वेटेड एवरेज निकाला तो मतलब उसने कहा कि इन चांसेस में से 12 डेज इसका जो है ना वो पर टेक्निक के मुताबिक एक्टिविटी ड्यूरेशन होगा। ठीक है, वेयर ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज 8 days, most likely 10 days, pessimistic time is 24 days, so therefore you would use 12 days on the network diagram instead of 10, ठीक है, when using PERT। ओके जी, ये आपका था टोटल। ये आप कंट्रोल स्केजुअल कंट्रोल है, इसमें ये सिंपल है चेंज के रिलेटेड कि अगर कुछ चेंजेस आ जाती हैं टाइम में तो वो किस तरह से मैनेज करनी है, इसके लिए कुछ टेक्निक्स नीचे बता दी हैं टूल्स के कौन कौन से टूल यूज़ किए जा सकते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर, ये ना लेंथी चैप्टर था एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, अगर हमने इसको लेट कवर किया है तो ये लेंथी भी है। ठीक है जी, ख़त्म हो गया भाई। अब ना एक बात है यहाँ पे, इसको ना ज़रा रिकॉर्डिंग को रोकूँ मैं।